हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET और जामिया का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही जल्द। CUET का तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जामिया को 21 मई को एग्जामिनेशन होना है। 21 या 26 को मई को है, आई थिंक डेट एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 21 को या फिर 26 को आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कब है इसका एग्जामिनेशन। तो इसको लेकर के जो हमने बैचेस भी लॉन्च कर रखे हैं मैथ्स और कंप्यूटर के। तो मैथ्स के ओनली आपको नोट्स मिलेंगे और कंप्यूटर के पूरे जो है वीडियो लेक्चर्स हो गए या फिर आपके नोट्स हो गए कंप्यूटर के, और तो वो पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे अभी तक हमसे कनेक्ट हो गए हैं, तो आप भी अगर नहीं जुड़े हो तो जल्दी से हमारे उस बैच को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल करो और फिर हमसे जुड़ जाओ। तो दोस्तों, इस जामिया हो गया या फिर CUET हो गया या फिर इवन आप निमसेट भी बोल दो, तो मेन हमारा फोकस है जामिया और CUET को लेकर के, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जामिया में तो सीधा सीधा कंफर्म है कि 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे ही आएंगे। 40 क्वेश्चंस मैथ्स के और 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहते हैं, ये रहते हैं 10 इंग्लिश और 10 रीजनिंग के रहते हैं। ये हमारा सिलेबस है जामिया का, जामिया MCA 2023। पिछले साल से ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो जामिया में सिर्फ आप कंप्यूटर के दम पे जो है एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक कर सकते हो उसकी एक वीडियो भी मैं बना रखा हूँ जामिया के ऊपर, प्रॉपर उसमें गाइड किया हुआ हूँ। कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने टाइम देना है, कौन कौन से चैप्टर्स को फॉलो करना है, कितनी मतलब कंप्यूटर को कैसे किस तरीके से पढ़ना है, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे कौन सी मतलब कितने रैंक आ सकते हैं आपको, और कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए, कितना मिनिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, और CUET में भी यही है, डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक में आपको 75 क्वेश्चन जो डोमेन बेसिस पे रहेंगे। तो डोमेन में उसमें मैथ्स और कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर और मैथ्स मिला करके 75 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सोच सकते हो कंप्यूटर का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। इसीलिए हम अपने चैनल पर कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 400 क्वेश्चन की लिस्ट में दे रहा हूँ बच्चों को, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे प्रैक्टिस करना है। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस की लिस्ट है उसमें उस बैच में, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो चलिए, आज हम लेकर के आए हैं 20 या 19 या 20 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें ज़्यादा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं जामिया में भी और फिर आपका CUET में भी। तो किस तरीके से करना है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा सा C लैंग्वेज भी देखेंगे। तो C लैंग्वेज से ही पूरा क्वेश्चंस होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चंस जो है आपका रहता है कंप्यूटर के जामिया में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, और CUET में आपका 75 डोमेन स्पेसिफिक बोलते हैं इसे। डोमेन में आपका मैथ्स भी आ जाएगा प्लस कंप्यूटर आ जाएगा, और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं रहता कि कितना कंप्यूटर के रहेंगे और कितने मैथ्स के रहेंगे। 75 क्वेश्चन जो है डोमेन स्पेसिफिक आएंगे, वो इसमें से आएंगे, मैथ्स से और कंप्यूटर से। और इसमें 40 तो जामिया में हो गया, ये जामिया में इसमें 40 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के रहेंगे ही रहेंगे इसमें कंप्यूटर के। तो आप इसमें ज़्यादा इजीली क्रैक कर सकते हो। इसमें अगर 45 प्लस भी ले आए, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू हो गए या फिर मुस्लिम छोड़ के कोई भी कैटेगरी में आते हो तो सारे जनरल में ही आ गए। तो जनरल कैटेगरी में अगर इतने मार्क्स आ गए तो आपके आराम से इजीली जामिया मिलिया इस्लामिया में आप पढ़ रहे होगे 2023 में। और इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चंस मान लो कंप्यूटर के हैं, 30 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं, और मैथ्स के 10 क्वेश्चंस और 3-4 क्वेश्चंस इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग का हो गया, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस पे। और इसमें भी वही हाल है CUET में भी। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिफायर इन C लैंग्वेज। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड वर्ड। आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड वर्ड। अगर हम जो यूज़र डिफाइन करता है, जैसे कि डेटा टाइप्स वेरिएबल डिक्लेयर करता है यूजर्स, एरे डिक्लेयर करता है, एरे डिफाइन करता है, फंक्शंस डिफाइन करता है, तो जो डिफाइन करते हैं उसे हम जो लिखते हैं उसे हम आइडेंटिफायर करते हैं। जैसे देखो, इंट I इज इक्वल टू समथिंग कुछ लिखा, फिर फ्लोट कुछ लिखा, जो डेटा टाइप्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस पे जो है डिक्लेयर करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ये आइडेंटिफायर। तो इससे हम यूज़र डिफाइन करते हैं और आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर डिफाइन करने का कुछ तरीका होता है, कुछ सिंटैक्स होता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हम आइडेंटिफायर को सिर्फ शुरुआत में अंडरस्कोर और फिर ये अंडरस्कोर हो गया और फिर यह अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से ही डिफाइन कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं शुरू में। तो और ना हम नंबर को यूज़ कर सकते हैं, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया या फिर और कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और ये एक केस सेंसिटिव भी होता है, मतलब
ए और ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जो आइडेंटिफायर डिफाइन करना पड़ता है। ना हम नंबर से शुरुआत कर सकते हैं, ना हम कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं, ना कोई स्पेशल वर्ड से शुरुआत कर सकते हैं। ओनली जो है आप अंडरस्कोर एंड अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट जो ABCD होता है 1 से लेकर के मतलब एक A से लेकर के Z तक, बस यही इस शुरुआत कर सकते हैं। ना हम स्पेस दे सकते हैं जब आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे या फिर आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे कोई वेरिएबल को। तो देखो इसमें जो दिया गया है, इसमें कैरेक्टर फर्स्ट आ चुका है 1, हम कैरेक्टर मतलब नंबर फर्स्ट आ चुका है, तो नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब भी जो है कोई भी वर्ड हम डिफाइन करें, कोई भी जो हम यूज़र मतलब हम जो वर्ड डिफाइन करते हैं, तो देखिए इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ गया @ नहीं लाना है, सिर्फ अंडरस्कोर को हमें फॉलो करना है, तो वो करना है। फिर देखिए इसमें स्पेस आ गया, तो जो है वैलिड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, तो आपका ये रहेगा B। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ये B हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्कोर से डिफाइन है और ABC। तो ये रहा हमारा आइडेंटिफायर। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कौन सा वैलिड नहीं है? हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, फिर आपका फ्लोट होते हैं, फिर आपके होते हैं इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, फिर आपका डबल हो गया, फिर आपका लॉन्ग डबल हो गया। तो आपको ये सब हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इन द केस जैसे इंटीजर के लिए वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल एक कंटेनर हुआ, एक बॉक्स हुआ, उसमें हम अपने डेटा को रखते हैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। तो वैलिड डेटा टाइप कौन सा नहीं है? वैलिड डेटा टाइप बूलियन नहीं है, बूलियन हमारा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है, इंटीजर भी एक डेटा टाइप है, फ्लोट भी एक डेटा टाइप है। देखिए इतने तरीके से हमारे डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग डबल हो गया, फिर आपका यूनरी हो गया, यूनरी डेटा टाइप हो गया। तो ये हमारे डेटा टाइप हो गए इसमें से। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास आ गए आउटपुट वाले क्वेश्चंस। व्हाट विल बी द आउटपुट कोड, और तो इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडर फाइल डिफाइन किया गया, फिर इंट मेन लिखा गया, जैसे कि सी का ये सिंटैक्स है। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, देखिए इंट i इज इक्वल टू 10, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसमें हम i में 10 स्टोर कर चुके हैं, i में 10 स्टोर कर चुके हैं। तो i का वैल्यू हमारे पास हो गया 10, और यहाँ पे देखिए i डबल इक्वल टू 10, मतलब ये एक इक्वल टू का मतलब होता है कि हम ये जो वैल्यू लिखे इसमें असाइन हो गया, और हम अगर डबल इक्वल टू डाल दिए 10 तो ये बराबर हुआ, मतलब इसका जो वैल्यू है और ये 10 ये दोनों इक्वल है। तो i इक्वल टू तो पहले से 10 हो चुका है, तो 10 जो है i में जा चुका है, तो i का जो वैल्यू है वो 10 है। तो यहाँ पे 10 हो गया, और फिर डबल इक्वल टू यहाँ पे भी 10 हो गया। तो ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर करने के लिए डबल इक्वल टू का वही काम होता है कि दोनों चेक करते हैं हम कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। a इज इक्वल टू b, ये a के बराबर है कि नहीं। अगर हम इसी तरह a b कर देते, a इज इक्वल टू b, तो जो v है ना, v a में असाइन हो जाता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दिया गया है i इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 10। तो प्रिंट एफ से हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, जो हम हमारे कंसोल विंडो पे दिखता है। जब आप एक प्रोग्राम लिखोगे तो जो रन करवाओगे, तो रन करवाने के बाद जो हमें आउटपुट दिखेगा, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ का यूज़ करते हैं सी में। तो देखिए कुछ भी चीज़ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप डबल इक्वल टू में कोट्स में जो भी लिखा हुआ होगा, इसके अंदर आप जो भी लिखा हुआ होगा वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ भी तामझाम, कुछ भी देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इसमें लिखा गया है डबल इक्वल टू के अंदर सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा आपको कंसोल विंडो पे। तो रिटर्न 0 हो गया। तो पूछा जा रहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि डबल इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए डबल इक्वल टू के अंदर में दोनों चीज़ लिखा गया है, तो आपका सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा i इज इक्वल टू 10। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डबल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा, इसके अंदर सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आउटपुट वाले क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
4। अब आते हैं चौथे नंबर पे, ये भी एक आउटपुट का क्वेश्चन है। तो देखिए हैज़ इंक्लूड दिया, ये हमेशा रहेगा, आप देखते रहना सिंटेक्स, कभी कभी सिंटेक्स में भी पूछ लेते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चंस, ये पैरेंथेसिस का साइन छोड़ देंगे या फिर ये वाला छोड़ देंगे या फिर कुछ ऐसा लगा देंगे। तो आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो इन सब पे भी बहुत ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट ए और इंट बी। ए में हम रखे हैं 5 को और बी में हम रखे हैं 7 को। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रिंट स्टेटमेंट a प्लस बी %d और a प्लस बी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में रहेंगे सेम टू सेम पूरा लाइन वही प्रिंट हो जाएगा। तो डबल कोट्स के अंदर में क्या है, डबल कोट्स के अंदर है में है a प्लस बी, तो सबसे पहले a प्लस बी प्रिंट होगा, फिर इक्वल टू प्रिंट होगा। और %d जो होता है, %d इसके लिए है, तो %d इंटीजर को प्रिंट करने के लिए देते हैं। तो इसके इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं, तो इसका जो वैल्यू है a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस होकर के प्रिंट होगा यहाँ पे %d में। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा। तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी हो जाएगा आपका 12। तो आपका ये जो हो जाएगा आउटपुट का आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक आउटपुट क्वेश्चन, क्योंकि आउटपुट क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आउटपुट वाले क्वेश्चंस को ही ज़्यादा इसमें रखा है। तो ये फिर देखिए इसमें सब सही है। पहले आपको हेडर फाइल चेक करना है, फिर इंटीजर फाइल चेक करना है, इंटीजर चेक मतलब फंक्शन को चेक करना है, इंट में सही से लिखा हुआ है कि नहीं। फिर आप देख लेना, देखिए यहाँ पे फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसमें हम आई में स्टोर करवाए हैं, 1 को स्टोर करवाए हैं। फिर देखिए वाइल लूप, जैसे कि लूप अब हम इटरेशन में आ गए। लूप में एक होता है हमारा वाइल लूप, एक होता है हमारा फोर लूप, फिर होता है डू वाइल लूप होता है, फिर डू वाइल होता है। वाइल के अंदर में 2 होता है और फिर एक होता है हमारा फोर लूप। तो लूप का काम होता है कि बार बार किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमें 1 से 10 तक नंबर को प्रिंट करवाना है। तो आप एक स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट 10 बार नहीं लिखोगे, तो उसे आप लूप में कन्वर्ट कर दोगे, तो लूप में एक ही लाइन में आपका 10 बार नंबर प्रिंट हो जाएगा। लूप का सिंपल सा मोटा मोटी यही काम होता है, मैंने जो आपको अभी बताया। जब आप सी पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। तो वाइल में कंडीशन देते हैं, पहले वाइल लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं यहाँ पे, फिर आपको करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या गया है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 के बराबर और 10 से पहले हम जितनी भी नंबर है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो मतलब कंडीशन दिया गया आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पे दिया गया है। और फिर आपका जो है देखिए प्रिंट स्टेटमेंट में %d, जैसा कि %d मैंने बताया इंटीजर को लिया जाता है, और फिर i को हमें प्रिंट करना है। तो i को प्रिंट करना है और फिर i प्लस प्लस 1 हमें बढ़ा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट होगा i, तो आई में आई प्रिंट होगा, तो आई में सबसे पहले क्या स्टोर है, आई में स्टोर है हमारा 1, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 हो गया प्रिंट। फिर नीचे आएगा, फिर आई प्लस प्लस, मतलब इसका प्लस प्लस का मतलब होता है कि 1 को इंक्रीज़ कर देना। जैसा कि आई पहले 1 था, अब जब प्लस प्लस आई प्लस प्लस दिया गया है, तो जब हम फिर से आई में जाएंगे तो आई यहाँ पे 2 हो चुका होगा। तो देखिए आई फिर अब दोबारा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आई प्लस प्लस हो गया। अब फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, फिर यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे आई इज़ ग्रेटर इक्वल टू देन 3, हाँ सही है। फिर आई को प्रिंट कर देंगे 3, फिर यहाँ पे आ गया आई 1 बढ़ गया, फिर यहाँ पे जाएगा तो इस बार आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4, फिर यहाँ पे कंडीशन में चेक करेंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, मतलब 10 है। आई यहाँ पे ऐसे देखो आई का वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन सही है, हाँ है। फिर आएगा आपका प्रिंट स्टेटमेंट में, तो इस बार आई आपका 4 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर नीचे आएगा एक आई प्लस प्लस है, आई इस बार 5 हो गया, और फिर यहाँ पे जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पे इस बार हो गया 5। फिर यहाँ कंडीशन में चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, 10 से छोटा है, तो इस बार फिर यहाँ पे अभी प्रिंट हो जाएगा 5। फिर इसी टाइप से फिर नीचे जाएगा 6, फिर यहाँ पे चेक करेगा सही है, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, इक्वल टू है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है। तो यहाँ पे जो लास्ट में हो जाएगा वो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो आपको 1 से लेकर के 10 तक ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, 5th नंबर क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जो लूप काम करता है, इटरेशन काम करता है, बार बार एक ही चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो वो हमें काम करता है। तो एक और आउटपुट वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पहले ये चेक कर लिए सही हेडर फाइल, फिर मेन हो गया। फिर देखिए एक वेरिएबल लिए इंट ए में हम स्टोर करवा दिए कितना 5। फिर एक बी नाम का इंटीजर लिए, बी में कितना स्टोर करवा दिए 7। फिर एक सी नाम का भी इंटीजर टाइप का लिए डिक्लेयर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर हम इसे बोलते हैं, बी क्वेश्चन मार्क ए प्लस बी।
जब आप ऑपरेटर पढ़ोगे अच्छे से तब वहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो इसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम इसे बोलते हैं। क्या होता है नहीं होता है इसे जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा। अभी वीडियोस बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी इसीलिए। तो अब टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या होता है, पहले कंडीशन दिया जाता है, जैसे यहाँ पे पहले कंडीशन दिया गया है देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। अगर कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट अगर सही होता है तो हम इसे प्रिंट करते हैं, और ये वाला सही होता है तो इसे फिर हम इसे ये प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए हमारा कितना था, ए हमारा था 5, इज़ ग्रेटर देन बी कितना था 7। तो हमें क्या प्रिंट करना है, ए 5 है और यहाँ पे फिर 7 है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ए से ए बड़ा है नहीं है, मतलब बी से ए बड़ा है नहीं है, रॉन्ग है। तो फिर हमारा ये वाला सही हो जाएगा 7, तो हमें 7 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 6 का बी आंसर करेक्ट होगा। तो ये रहा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 7 की ओर। तो 7 में क्या है, 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट जो हमें बहुत सारे केसेस को डिफाइन करते हैं, फिर उसमें ब्रेक लगाते हैं। फिर आप जब और अच्छे से पढ़ोगे, इसका देखिए सिंटेक्स में बता देता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ स्विच लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, फिर यहाँ पे केसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ डालते हैं, इंटीजर हो गया या फिर आप कैरेक्टर डाल सकते हो, ये दो ही चीज़ आप डाल सकते हो, इंटीजर या फिर कैरेक्टर। इंटीजर डाल सकते हो या फिर कैरेक्टर डाल सकते हो। तो इसमें वही बोला गया कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। इट कैन ओनली बी इंटीजर, नहीं, सिर्फ इंटीजर हम नहीं डालते हैं। इट कैन यूज़ ओनली कैरेक्टर, नहीं, ओनली एक ही नहीं डालते हैं। इट कैन यूज़ विथ इंटीजर एंड कैरेक्टर, सही, मतलब इंटीजर और कैरेक्टर हम यहाँ पे दोनों डालते हैं। फिर केसेस डिफाइन करते हैं, फिर ब्रेक स्टेटमेंट डालते हैं, फिर और बहुत सारे वेरियस केसेस डालते हैं। जब आप ये सब चीज़ों जब पढ़ोगे, या भी आपको बस इतना याद रखना है कि स्विच स्टेटमेंट में क्या हम यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स और इंटीजर। तो ये इंटीजर और कैरेक्टर हम दोनों यूज़ करते हैं। तो आपको बस इतना अच्छे से याद रखना चाहिए, कंठस्थ याद रहना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक आउटपुट वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये पहले ये चेक करना है, फिर इंट मिन करना है। देखिए इंट आई हम एक वेरिएबल डिफाइन किया, अभी तक इसमें हम कुछ स्टोर नहीं किया, सिर्फ एक आई नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिए। फिर अब फोर लूप लगा दिए, जैसा कि मैंने बताया था फोर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। तो वाइल लूप में भी क्वेश्चन ले लिए, अब हम फोर लूप वाले लेते हैं। तो फोर लूप का डिफाइन करने का यही तरीका है, आई 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर कंडीशन डालते हैं और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब आप ऑपरेटर पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो हम इसमें हमें फॉर लूप में क्या बोला गया है, आई हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन हमारा कहाँ तक है, कंडीशन हमारा यहाँ तक है कि आई लेस देन 10 से पहले तक, मतलब आई लेस देन 10, और फिर हम आई प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन भी होता है। इफ़ हम लगा दिए आई इक्वल टू 5। इफ़ एल्स अब जब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन हम लगा दिए हैं इफ़ इक्वल टू 5, मतलब हम चेक करते हैं अगर इफ़ ये है नहीं तो फिर और दूसरा होगा, अगर ये सही है तो प्रिंट होगा ये, नहीं तो फिर इफ़ एल्स जब आप पढ़ोगे तो सही होगा, जब आपको समझ में आएगा। तो इफ़ कंडीशन है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू आ गया। दो चीज़ आपको पढ़ना है, कंटिन्यू और एक ब्रेक। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ एक बार आप जाकर के अपने से जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया उसमें से भी पढ़ो कि कंटिन्यू क्या होता है, ब्रेक क्या होता है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ वैसे, लेकिन आप जब यहीं पे अगर कंटिन्यू दिया हुआ है, मान लो यहीं पे अगर ब्रेक दिया हो रहा था, तो हमारा जो लूप चलता है वो 4 आई से लेकर के 10 तक है, और यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है आई। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। फिर क्या प्रिंट हो, नीचे आएगा आई इज इक्वल टू 5। सही है, मतलब अभी इसको चेक नहीं करेगा, मतलब इसको चेक करेगा, इसको फिर नेगलेक्ट करते जाएगा। अगर ब्रेक रहता तो 5 तक प्रिंट करता, नहीं तो इसको अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा 1 0, तो फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक बढ़ा देगा, तो अभी नेक्स्ट बार क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे जाएगा और इस बार आई इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर आई इज लेस देन मतलब 1 इज लेस देन 10, सही बात है। फिर आगे जाएगा, फिर प्रिंट करवा देगा 1, फिर आपको जाएगा लूप में, यहाँ पे देखेगा, फिर बढ़ेगा, इस बार अभी 2 प्रिंट होगा, इसी तरीके से 3 प्रिंट होगा, इसी तरीके से 4 प्रिंट होगा, और यहाँ पे चेक करते जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू दिया गया है, तो आई इज इक्वल टू 5। जैसे ही आई इज इक्वल टू मतलब आई मतलब 5 इज इक्वल टू 5, जैसे ही यहाँ पे 5 आया और कंटिन्यू दिया, तो ये जो 5 वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा। अगर ब्रेक दिया हुआ रहता तो 5 तक प्रिंट होकर के छूट जाता, फिर आपका पूरा लूप बाहर आ जाता, फिर ख़त्म हो जाता। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे कंटिन्यू दिया है, तो सिर्फ एक वर्ड, मान लो यहाँ पे 6 रहता तो 6 नेगलेक्ट हो जाता, 7 रहता तो 7 नेगलेक्ट होता, सिर्फ एक नंबर नेगलेक्ट होता। तो आई 5 है तो 5 यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा,
5 नहीं प्रिंट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर लूप में जाएगा तो आई एक बढ़ करके जाएगा तो 6, तो यहाँ पे फिर अभी 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा और फिर 9 तक आपका प्रिंट होगा। 10 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 10 है, इक्वल टू नहीं है, तो 9 तक प्रिंट होगा, 5 नेगलेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू में जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो नेगलेक्ट हो जाता है और ब्रेक में उसके बाद से कोई नंबर प्रिंट नहीं होता। अगर यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ रहता तो इसके बाद से ये सब नंबर प्रिंट नहीं होता। तो ये चीज़ कंटिन्यू और ब्रेक में आप याद रखना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9, समझ गए। तो ये रहा हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर की ओर। तो देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन सी। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो आपको रूल्स वो पढ़ लेने हैं जाकर के, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो सही तरीका होता है हमारा इंटीजर और नेम। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड सी डेटा टाइप। सी डेटा टाइप हमने ऊपर भी बताया है, बहुत सारे होते हैं, 8 तरीके से होते हैं टोटल। तो देखिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। तो हमारा डेटा टाइप क्या होता है, हमारा फ्लोट होता है, फिर डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है, लॉन्ग होता है। तो हमारा जो है वैलिड डेटा टाइप नहीं है, वो कौन सा है, वो डेसिमल, कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। फिर एक आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ गया यहाँ पे हल्का सा। तो देखिए, इंटीजर ए इक्वल टू, पहले ए में हम 5 डिफाइन कर चुके हैं, फिर आपका प्रिंट स्टेटमेंट दिया गया। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमें प्रिंट करवाना है। तो सिंपल सा हमने ऊपर ही बताया कि जब a++ दिया हुआ है तो एक बढ़ता है, तो जो हमारा प्रिंट होगा वो कितना प्रिंट होगा, वो 6 प्रिंट हो जाएगा। तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शंस इन सी। व्हाट इज द पर्पस फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, एक ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, फंक्शन बहुत बड़ा वास्ट है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। तो ये आप करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका बी हो जाएगा, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं है, तो ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड हो जाएगा। ये लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल नॉट है। ये लॉजिकल और है, लॉजिकल और। तो ये हमारा जो कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर के नेम है, लॉजिकल ऑपरेटर के साइन है। एंड का क्या काम होता है, और का क्या काम होता है, नॉट का क्या काम होता है, ये सब जब आप पढ़ोगे डिटेल में सी, तब समझ में आएगा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो अब जब आप वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। तो चलिए हम 14 नंबर पे बढ़ते हैं। 14th नंबर का क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट। आउटपुट क्या है, तो हम एक वेरिएबल लिए इंटीजर नाम करके, उसमें ए को में स्टोर किए 5 और बी में स्टोर किए हैं 10। तो आपका %d प्रिंट करवाना है, प्रिंट स्टेटमेंट %d है और प्रिंट a+b करवाना है। तो सिंपल ये हलवा वाला था। तो a+b कितना हो जाएगा, a+b हो जाएगा 15। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 15 प्रिंट आपको कंसोल विंडो पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने 15वें नंबर की ओर आते हैं। 15वें नंबर में भी दिया गया, इसमें भी दिया गया है, ए हम 5 लिए हैं और बी में स्टोर करवाए हैं 10, और कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो अगर होगा भी तो क्या प्रिंट होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में कंडीशन को हम फॉलो नहीं करवा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 0 ले ही लेगा, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए इक्वल टू 0। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का भी हमने बताया था। फॉर लूप का करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम आई को इनिशियलाइज करते हैं, फिर एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कुछ भी 10, फिर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं क्या है। तो इसमें से देखिए सही है, आई को पहले इनिशियलाइज किए हैं, फिर जो है आपका ये वाला दे दिए हैं कंडीशन, फिर आपका i++ है और फिर एक कर्ली ब्रेसेस से आपको स्टार्ट किए हैं। तो देखिए फिर बी में भी ये सेम तरीके से है। हाँ, इंटीजर इसमें छूट गया है और इसमें i+ छूट गया है, इसमें भी इंटीजर छूट गया है। ये देखिए, तो आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 16 नंबर का करेक्ट स्टेटमेंट ए हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर की ओर। तो आउटपुट इसमें भी पूछा गया, तो इसमें भी ए हम 10 लिए हैं और बी जो है 10 लिए हैं और इफ़ कंडीशन लगाए हैं, चेक करेंगे। चेक करने इफ़ जो है हमारा चेक करने का काम आता है। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, अगर इफ़ ए जो हमारा बड़ा है बी से, ए में कितना, ये ए हमारा 5 और यहाँ पे कितना है 10, तो क्या ए बी से बड़ा है, तो नहीं। तो जब बड़ा नहीं है तो हमारा इल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर ये सही रहता, अगर ए बड़ा रहता तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। प्रिंट इफ़ वाला कंडीशन अगर सही हुआ तो इफ़ वाला प्रिंट होगा, नहीं तो इल्स वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा।
तो हम आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर की ओर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेडर फाइल? हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं include iostream.h conio.h, तो जो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में डिफाइन करते हैं उसे हम हेडर फाइल करते हैं। तो हेडर फाइल का काम क्या होता है? टू इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करते हैं जो इस हेडर फाइल में प्री डिफाइन रहता है। तो कोई भी अगर आप हेडर फाइल लिखते हो, जैसे math.h लिखते हो, तो उसका कुछ अलग काम होता है नीचे जब यूज़ करते हो। जब ये सब पढ़ोगे डिटेल में तब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस इतना याद रखो कि टू इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो अब हम लास्ट क्वेश्चंस पे हैं। तो लास्ट हमारा 19वां नंबर है। आई में हम 0 को इनिशियलाइज़ किए हैं और फिर वाइल लूप लगाए हैं और आई इज़ यहाँ से 10 तक है। शायद ये क्वेश्चन हम किए हैं, शायद किए हैं अभी ऊपर में ही, शायद सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाले। आई को हमें प्रिंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा? नीचे, फिर i+1 1 बढ़ेगा। तो इस बार आई क्या हो जाएगा? इस बार आई हो जाएगा 1। तो 1 इज़ लेस देन 10, हाँ 10 सही है, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा 1। और फिर नीचे आएगा, इस बार आई क्या हो जाएगा? इस बार आई हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 10, हाँ है। फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे, आई को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, इस बार आई हो जाएगा 3, तो इस बार आई हो जाएगा 3। आई चेक करेगा 3 इज़ लेस देन 10, हाँ है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। फिर नीचे आएगा आई इक्वल टू 4, इस बार हो जाएगा यहाँ पे आई इक्वल टू 4। फिर कंडीशन चेक करेगा 4 इज़ लेस देन 10, हाँ है, आई प्रिंट हो जाएगा। तो इस बार फिर आ जाएगा 5। तो इसी तरीके से चेक कर जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 इज़ लेस देन आई, नहीं, बराबर नहीं है, छोटा नहीं है, मतलब बराबर है लेकिन छोटा नहीं है। तो हमारा जो है 9 तक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये रही हमारी 19 क्वेश्चंस की लिस्ट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैंने आउटपुट वाले ही क्वेश्चंस को रखे हैं इसमें, क्योंकि आउटपुट के क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं। अभी मैं और जो हमारे बैचेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आउटपुट वाले क्वेश्चंस की लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा बहुत सारी। तो उस आउटपुट के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं बने वो डायरेक्टली हमसे पूछना व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर कहीं भी पूछना। मैं कोशिश करूँगा उसे आंसर देने की। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट्स है, जो 19 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने दी है इसमें से भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चंस जो है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर मौका मिला तो रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो CUET के लिए और या फिर जामिया के लिए, जामिया के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स हैं, फिर कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर्स हैं, कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और बहुत जो एडमिशन तक आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे इस बैचेस को ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जामिया और CUET पे फोकस करके अच्छे गुड स्कोर से आप इस दोनों एग्ज़ाम को क्रैक करो। सो थैंक यू।